वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 ये दोनों टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। सो इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट गिवन है। सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज NEP जिसे शॉर्ट में कहते हैं, ये जो है इसमें तीन कंपोनेंट्स है। वेरी फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। तो हम ये तीनों एक एक करके स्टडी करेंगे डिटेल में। लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है एंड ग्लोबलाइजेशन क्या है। सो सबसे पहले लिबरलाइजेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। लेट्स सी लिबरलाइजेशन क्या है। सो मीनिंग देख लेते हैं पहले। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम और फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, सिंपली लिबरल, लिबरल मतलब फ्री। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम या तो फिर फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस। अभी हमें अगर कंट्री के इकोनॉमी को प्रमोट करना है, बढ़ाना है, उसके लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो हम फ्री हैं डिसीजंस लेने के लिए। ऑलराइट, अब गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी, कंट्रोल नहीं करेगी हर एक चीज़ में। ऑलराइट, हम फ्री है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए। इट मीन्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर फ्री टू टेक डिसीजंस टू प्रमोट देयर सेल्फ इंटरेस्ट। सो फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस का मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब कौन होते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सामान, फैक्ट्री में जो सामान मैन्युफैक्चर करते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। कंज्यूमर्स कौन है, जो कॉमन पब्लिक है, जो मार्केट में जाके सामान परचेज करती है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है, उसको यूज़ करती है, कंज्यूम करती है, वो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि कॉमन पब्लिक, हम लोग। ऑलराइट, देन ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड है, ज़मीन, लेबर्स मतलब वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कैपिटल पैसे, और एंटरप्रेन्योर्स मतलब खुद बिजनेसमैन। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं अब फ्री हैं अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं करेगी अपने आप को, या कंट्रोल नहीं करेगी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी। दैट इज जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की जो भी ओनर्स हैं, अब वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। अपना खुद का जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए जो भी डिसीजंस लेना होगा, ये सारे के सारे अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री है अब। Adam Smith, in his book Wealth of Nations, suggested that economic liberalization is the best economic policy to promote economic growth and well-being of people. सो एडम स्मिथ की एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक में उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, कंट्री का जो इकोनॉमी है उसे इंक्रीज करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों की भलाई चाहते हैं, वेलबींग मतलब लोगों की अगर भलाई चाहते हैं, लोग खुश रहे, सेटिस्फाई रहे, अगर ये चाहते हैं तो सबसे बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी रहेगी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। दैट इज हम लोगों को फ्री छोड़ते हैं कि अपना वो डिसीजन खुद ले सके। इससे लोग भी खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, एंड जो कंट्री है, कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक पॉलिसी विच लीड्स टू रिडक्शन इफ नॉट रिमूवल ऑफ बैरियर्स इन द वर्किंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म एंड फ्री कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो बैरियर्स था, मतलब गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, रिस्ट्रिक्शंस थे, उसे पूरी तरीके से निकाला तो नहीं गया, रिमूव नहीं किया गया है, बट काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। ऑलराइट, दैट इज जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, दैट इज लिबरलाइजेशन, उस वक्त क्या किया गया था, जो मार्केट मैकेनिज्म है, किस तरीके से मार्केट का काम हो रहा है, उसके अंदर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, जो गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन था, इंटरफेरेंस था, अब वो पूरी तरीके से निकाला नहीं गया, बट काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो मार्केट अब फ्रीली काम कर सकती है बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के, गवर्नमेंट के कंट्रोल के, एंड फ्रीली कॉम्पिटिशन्स भी हो सकते हैं। ये है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। दैट इज पूरी तरीके से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस खत्म नहीं हुआ है, बट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। अब हर छोटी से छोटी चीज़ में गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, लोग अपने खुद के डिसीजंस जो है वो खुद ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो है, बिजनेसमैन जो है, किस तरीके से काम करना है, मार्केट का डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, तो ये सब चीज़ों में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ये अपने जो डिसीजंस है वो खुद ले सकते हैं। गवर्नमेंट हर चीज़ में अब इंटरफेयर नहीं करेगी, कंट्रोल नहीं करेगी। ऑलराइट, ये है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट इज मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन। तो बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे, स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से लिबरलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें वेरी फर्स्ट इज
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कर दी। पहले के टाइम पे जब लिबरलाइजेशन जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, उसके पहले इंटरेस्ट रेट क्या होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, ऑलराइट। बट जब लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है अब लोग खुद डिसाइड करेंगे, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, चेंजेस किए जा सकते हैं। Let's see. Under the policy of liberalization, commercial banks have the freedom to determine the rate of interest depending upon the market forces of demand and supply. सो लिबरलाइजेशन जब इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे, अब उन्हें फ्रीडम मिल गई है कि वो अपने अपने बैंक्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट बैंक्स के लिए डिसाइड नहीं करेगी कि कितना बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है। अब बैंक अपने बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो खुद डिसाइड कर सकती है, गवर्नमेंट उनके लिए अब डिसाइड नहीं करेगी। मार्केट का जो भी फोर्स होगा, जितना डिमांड होगा, जितना सप्लाई होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है, ऑलराइट। तो यहाँ पे भी फ्रीडम मिल गई है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट खुद रख सकती हैं। हमने देखा भी है कि हर एक बैंक का अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ऑलराइट। डिपेंड करता है कि मार्केट का फोर्स कितना है, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। हर एक बैंक का अपना अपना डिमांड एंड सप्लाई है, तो उसके हिसाब से बैंक्स अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स कर सकती हैं। ये जो है फ्रीडम गवर्नमेंट ने आफ्टर लिबरलाइजेशन बैंक्स को प्रोवाइड कर दी थी। नेक्स्ट इज फ्रीडम फॉर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज को अभी एक्सपांड करने के लिए, ग्रो करने के लिए भी फ्रीडम मिल गई है। इन द न्यू एरा, इन दिस न्यू लिबरलाइज्ड एरा, द इंडस्ट्रीज आर फ्री टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ के पास भी फ्रीडम मिल गई थी कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो खुद डिसाइड कर सके, अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर सके, उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सके। बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कितना सामान बनेगा, कितना सामान मैन्युफैक्चर होगा, प्रोड्यूस होगा, ये डिसाइड करने का जो राइट है अब वो प्रोड्यूसर्स के पास आ गया था, मैन्युफैक्चरर के पास आ गया था। अगर ज़्यादा सामान प्रोड्यूस होगा, मैन्युफैक्चर होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, सामान बनाने का जो खर्च है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑलराइट। अर्लियर गवर्नमेंट यूज्ड टू फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, नो इंडस्ट्री कुड प्रोड्यूस बियॉन्ड दैट लिमिट। क्योंकि जब लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उसके पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कौन सी पर्टिकुलर फैक्ट्री जो है वो कितना सामान प्रोड्यूस करेगी, कितना सामान मैन्युफैक्चर करेगी, और जितना गवर्नमेंट ने बोल दिया उतना ही हर एक इंडस्ट्री को सामान मैन्युफैक्चर करना पड़ता था, प्रोड्यूस करना पड़ता था। उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, और एक लिमिट जो था वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि सिर्फ इतना ही सामान मैन्युफैक्चर होगा, इससे ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। Now the industries are free to decide their own production limit on the basis of market requirement. लेकिन जब से लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद से अब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, अब उनको फ्रीडम मिल गई है, आज़ादी मिल गई है कि वो अपना जो प्रोडक्शन लिमिट है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कितना सामान प्रोड्यूस करना है। जिनके पास जितने पैसे होंगे, जितना मार्केट में डिमांड होगा, अगर उनके प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा, ऑलराइट। दैट इज़ अब इंडस्ट्रीज़ जो है वो खुद डिसाइड करेगी कि उनको कितना सामान प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रिक्वायरमेंट। अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो वो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करेंगे, अगर डिमांड कम होगा तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन कम करेंगे। अब गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटरफियरेंस नहीं होगा, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। सो लिबरलाइजेशन के बाद मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, अबॉलिश हो गया था। लेट्स सी, according to MRTP Act of 1969, all those companies having assets worth ₹100 crores and more were classified as MRTP firms and were subjected to several restrictions. सो जब लिबरलाइजेशन लॉन्च नहीं हुआ था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उसके पहले जो भी कंपनी जिसका जो वर्थ था वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होता था तो वो सारी कंपनीज़ को MRTP फर्म्स करके क्लासीफाई कर दिया जाता था। बिकॉज ये सारी जो कंपनीज़ थी वो काफ़ी ह्यूज थी, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी। 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की अगर कोई कंपनी है तो ऑब्वियसली वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, और अगर ऐसी कंपनीज़ को अगर ग्रो करना है, उसको एक्सपांड करना है, अपना जो बिज़नेस है उसको बढ़ाना है, किसी और कंपनी के साथ में टाई अप करना है, मर्ज करना है, तो हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। और गवर्नमेंट से परमिशन लेने का मतलब है काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल होता था, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते थे। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाती थी, बहुत टाइम लगता था, इंडस्ट्री का जो ग्रोथ था वो काफ़ी स्लो था, ऑलराइट।
सो लिबरलाइजेशन जब लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे, ये जो मोनोपोलीज थी, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई. नाउ दीज फर्म्स हैव फ्रीडम टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. सो जब लिबरलाइजेशन आया, उसके बाद जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी फर्म्स हैं, उनके पास जितने भी पैसे हो, अब वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जितना पैसा उनको लगाना है, अगर किसी अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो अब वो फ्रीली अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. गवर्नमेंट का अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कंट्रोल नहीं होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स इन फेरा. तब रिफॉर्म का मतलब चेंजेस, तो फेरा के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए थे. टू ब्रिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी इन द लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज. तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो लॉज थे, उसके अंदर भी चेंजेस लेकर आए गए थे. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, FERA was replaced by Foreign Exchange Management Act, that is FEMA. This would encourage international trade. तो पहले के टाइम में अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना था, दैट इज़ 1991 के पहले, जब लिबरलाइजेशन लॉन्च नहीं हुआ था, उसके पहले जब हमें किसी और कंट्री के साथ में ट्रेड करना था, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब बहुत चीज़ें थी, गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल करती थी. इसके लिए जब लिबरलाइजेशन लॉन्च हुआ, उसके बाद ये जो फेरा है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, इसको रिप्लेस कर दिया, इसमें थोड़े चेंजेस लेके आए. इसको क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया. मतलब अब रेगुलेशन जो था, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, अब वो नहीं होगा, बट गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, चीज़ों को मैनेज कर रही है, चीज़ों को अब संभालने लगेगी. दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज जो था, जो ट्रेड हम करते हैं किसी और कंट्री के साथ में, अब गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प करेगी, चीज़ों को मैनेज करेगी. ऑलराइट, अब इसके वजह से क्या होगा, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको और बढ़ावा मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगी. ऑलराइट, तो ये है रिफॉर्म्स इन फेरा. जो रेगुलेशन था, जो कंट्रोल था, उसको कम कर दिया, उसको हटा के अब उसको मैनेज करने लगी है गवर्नमेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको इंक्रीज कर दिया था. इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ओपन टू डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो पहले के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर जो था कंट्री का, वो काफ़ी ख़राब था, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हुआ था. बिल्डिंग्स जो थी, रोड्स जो थे, वो अच्छे नहीं थे, प्रॉपर नहीं थे. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाने के लिए पैसे ही नहीं थे. तो उसके बाद क्या क्या, जब लिबरलाइजेशन लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट जो थे वो ओपन कर दिए गए थे. दैट इज़ अब जितनी भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, डोमेस्टिक फर्म्स हैं, या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, हमारी खुद की कंट्री के जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो फॉरेन कंट्री के जितने इन्वेस्टर्स हैं, वो भी आके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. दे कुड इन्वेस्ट इन रेल, रोड्स एंड पावर प्रोजेक्ट्स. मतलब जो रेलवेज़ हैं उसके अंदर भी वो पैसे लगा सकते हैं. रोड्स जो हैं, रोड्स के जो कंस्ट्रक्शंस हैं, देन पावर प्रोजेक्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी पैसे लगाने के लिए डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स अब पैसे लगा सकते हैं. फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, अब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे. नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट टू फॉरेन टेक्नोलॉजी. सो फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी एनकरेजमेंट दी गई थी, बढ़ावा दिया गया था. पहले के टाइम में फॉरेन टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ नहीं की जा सकती थी, बट लिबरलाइजेशन के बाद फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसको भी बढ़ावा दिया गया था. लेट्स सी, लिबरलाइजेशन हैज़ अलाउड द यूज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज. दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड मेक द इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव. सो पहले के टाइम में जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी एडवांस थी बाहर की कंट्री में, और हमारी कंट्री में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं थी, लॉन्च नहीं हुई थी. सो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी जिसको ज़रूरत थी, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में बाहर की जो टेक्नोलॉजी है वो लेकर आना अब अलाउड हो गया था, जब लिबरलाइजेशन लॉन्च कर दिया था. तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जिसमें ज़रूरत है, वैसे इंडस्ट्रीज़ में फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो अब आ सकती है, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. तो जिसके वजह से क्या होगा, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन्स अगर लगेंगी इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ में, तो उसके वजह से प्रोडक्शन जो है वो अच्छा होगा. प्रोडक्शन, जो सामान मैन्युफैक्चर होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जो कॉस्ट होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा. इसके वजह से कॉम्पिटिशन्स जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा. मतलब अगर कंपटीशन इंक्रीज़ होगा तो सब लोग और अच्छी तरीके से और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा अच्छा सामान जो है क्वालिटी के हिसाब से सामान प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे. ऑलराइट, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंट्री का जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेबी. अब सेबी क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. लेट्स सी, सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1992. तो सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 12 अप्रैल 1992 में सेबी इस्टेब्लिश हुआ था. दिस स्टेप वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़, प्रमोट डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट.
तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी लोग पैसे लगाते हैं कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारे कॉमन पब्लिक भी हैं जो अपने पैसे लगाती है अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, तो उनके जो पैसे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सिक्योरिटी देने के लिए सेबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सो दैट जो इन्वेस्टर्स हैं जो अपने पैसे लगाते हैं अलग अलग कंपनीज़ में, शेयर्स परचेज करते हैं, सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं, तो उनके पैसे जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई भी कंपनी जो है वो फ्रॉड ना करे, उसके लिए सेबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सो दैट इन्वेस्टर्स जो है वो प्रोटेक्ट हो सके, उनके पैसे कहीं नहीं जाए, डेवलपमेंट हो सके कंट्री का। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए गए थे सिक्योरिटीज़ जो है, शेयर मार्केट जो होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से चलाने के लिए। ऑलराइट, सो ये था सेबी। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है प्राइवेटाइजेशन, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा, दैट इज़ लिबरलाइजेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने लिबरलाइजेशन, ये पूरा टॉपिक जो था इसका मीनिंग समझा, एंड देन मेजर्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए थे लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, लिबरलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और टोटल 7 पॉइंट्स थे। सो हमने एक एक सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वो डिटेल में स्टडी किए। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। जो प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।